हेलो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम बैक। और हमने ठीक है, पहले चैप्टर में मैं आपको बता दूं कि हमने क्या पढ़ा था कि बिजनेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब वो एक इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है पता है? कि आगे पिक्चर कैसे चलने वाली है वो तुमको ट्रेलर दे दिया फर्स्ट चैप्टर में। अब तुमको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि उसमें बिजनेस दो पार्ट में होता है, एक है इंडस्ट्री और दूसरा होता है कॉमर्स। कॉमर्स में भी दो पार्ट है, एक है ट्रेड और दूसरा है एड्स टू ट्रेड। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बोला था कि हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो कॉमर्स पे ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे और सबसे पहला पार्ट उठाते हैं ट्रेड। एक एक मिनट, कलर सेलेक्ट कर लूँ। कलर कलर कलर, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, रेडी लेते हैं। ठीक है, तो आ गए हम यहाँ पे ट्रेड पे। कॉमर्स का सब कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स का सबसे पहला पार्ट होता है ट्रेड। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसका चैप्टर में हो क्या रहा है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, जो हमको मालूम है कि ट्रेड क्या होता है। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के ट्रेड होते हैं। हाँ, ये भी हमको मालूम है, इंटरनल और एक्सटर्नल, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। याद है, नाम बदल दिया है बस यहाँ पे। इंटरनल ट्रेड के अंदर भी दो ट्रेड होते हैं, होलसेल और रिटेल। पढ़ लिया है ऊपर ऊपर से, हालांकि इसके अंदर हम इन डेप्थ जाएंगे इस चैप्टर में। फिर आता है इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें आता है एक्सपोर्ट ट्रेड और फिर उसकी प्रोसीजर, फिर इंपोर्ट ट्रेड, फिर उसका मीनिंग और प्रोसीजर, और फिर आता है एंट्री पोर्ट। फिर वो नॉर्मल अपना रिवाज है, जैसे डिस्टिंग्विश, फिर समरी, और फिर एकदम छोटा लग रहा है। लेट्स सी कितने वीडियोस में कंप्लीट हो सकता है ये। एक ये स्टोरी पढ़ने का मन करे तो ये पिंक वाला पार्ट पढ़ लेना, नॉट सो इम्पोर्टेंट। इसमें बस यही बोला है कि एक बच्चा होता है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, मोहन नाम का। वो राइस ग्रो करता है और बेचता है, और वो रिटेल प्राइस पे बेचता है। उसको कुछ मार्केटिंग के बारे में पता नहीं होता है, तो उसका फ्रेंड उसको किस तरह से हेल्प करता है, दैट इज शोन इन दिस वीडियो। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। पहले प्रोसीजर वही होगा, आई रीड द रीड द टेक्स्ट एंड देन आई मेक यू अंडरस्टैंड कि उसमें क्या लिखा हुआ है, एंड दिस इज हाउ इट गोज। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? ट्रेड प्लेज अ वाइटल रोल इन इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री. The overall development of economy is an outcome of proper functioning of trade. Buying and selling of goods and services for money's worth is fundamental feature of trade, and other is the transfer of ownership of goods and services from one person or one entity to another. The original form of trade was barter. बार्टर के बारे में सुना है ना, हम बचपन से सुनते हैं। बार्टर मतलब क्या? मैं तुमको गेहूं दूंगी, आप मुझे चावल देना। मैं तुमको मैं तुमको कोई क्रॉप दूंगी, आप मुझे बदले में ये देना। समझ रहे हो? दैट इज बार्टर एक्सचेंज। सामान के बदले में सामान का मिलना इज अ बार्टर एक्सचेंज। द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर इन्वेंशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन करेंसी, द मनी ट्रेड बिकम रेगुलेटरी। मतलब पहले के जमाने में जब पैसा नहीं, जब गांधी जी नहीं छपा करते थे नोट पे, वो टाइम पे हम क्या करते थे? हम बार्टर एक्सचेंज करते थे कि आपके पास जो है वो मुझे एक्सचेंज में दीजिए, मेरे पास जो है मैं वो आपको दूंगी। तो मिल बांट के रहते थे। ये पैसा ही सब काम बिगाड़ता है। जब से पैसा आया है ना, तब से हर चीज़ के लिए हमको पैसे ही पे करना है। सो जब ये कॉमन करेंसी, मतलब ये इंडियन रुपीस की बात कर रहे हैं, जब से वो आया तब से ट्रेड एकदम सिंप्लीफाइड बोल रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक प्राइस टैग है। अगर आपको ये सामान चाहिए तो उतना पैसा दीजिए, हम आपको दे देंगे वो सामान, राइट? अच्छा, ये मैं बता दूं, इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री में ये रोल क्यों प्ले करता है? क्योंकि देखो, देश कैसे चलता है ना, बिना पैसे के देश भी नहीं चलता है। जो हम इनकम टैक्स भरते हैं और जो हम खर्च करते हैं, वो सारी चीज़ें कंट्री मतलब गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और उससे ही हमारा कंट्री चलता है। जिससे हम बोलते हैं ना, क्लासीफाई करते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, या डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट, मीनिंग। मीनिंग तो हमको मालूम है, ट्रेड आंख बंद करके अब तक तो बोल ही देना चाहिए कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ट्रेड। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज और बाइंग सेलिंग एक ही होता है। ठीक है, so the trade refers buying and selling of goods and services with an object of earning profit. अच्छा, ये चीज याद रखना, ट्रेड विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। फिर आप मुझे बोलोगे कि ये तो बिजनेस में भी था अर्निंग प्रॉफिट। तो भाई, बिजनेस का ही तो इनडायरेक्ट पार्ट है। बिजनेस के दो पार्ट, इंडस्ट्री और कॉमर्स। कॉमर्स का भी एक सब पार्ट ट्रेड। समझ रहे हो? तो ट्रेड इज अल्टीमेटली बिजनेस, पर एक छोटा सब पार्ट है, और बिजनेस बहुत बड़ा टर्म है।
तो इसका भी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अर्निंग प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। फिर ट्रेड एस्टैब्लिशेस अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड इट इज कैरिड आउट बाय बायर एंड सेलर। मतलब मैं गुड्स बनाऊंगी तो मैं उसको खाऊंगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत हम यूज कर सकते हैं, पर जो सारा गुड्स हम बना रहे हैं वो बेचना भी तो है, तो मैं हर जगह नहीं पहुंच सकती, इसलिए वो काम मेरे लिए ट्रेड करता है, ठीक है। तो मेरा गुड्स जो बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो चीजें लोगों तक पहुंचाने का काम ट्रेड का है, और उसमें बायर सेलर्स होते हैं। ऑब्वियसली मैं सेलर हूँ, मैं गुड्स बना रही हूँ, बेच रही हूँ, और जो खरीदेंगे वो बायर है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ट्रेड हमने पढ़ा था एकदम, इंटरनल ट्रेड, भारी बड़े इंटरनल ट्रेड मतलब होम ट्रेड जो हमने पहले पढ़ा था, और एक्सटर्नल ट्रेड मतलब फॉरेन ट्रेड। जो होम ट्रेड है मतलब इंटरनल ट्रेड है, जो हम अपने ही देश में खेलते हैं, अपने देश में बेचते हैं और खरीदते हैं, उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। ये एक ओवरव्यू है, इसको इन डिटेल हम नीचे पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं कि क्या है नीचे पढ़ने के लिए। इंटरनल ट्रेड में होलसेल ट्रेड आ जाता है और रिटेल ट्रेड आ जाता है। एक्सटर्नल में जैसे कि पहले पढ़ा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंट्रीज, ये इधर तक का जो चीज़ है ना, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, ठीक है नहीं, मतलब इन डिटेल नहीं पढ़ा था, बस एक क्लासिफिकेशन मिल गया था हमको, बट मैंने मतलब आपको तभी भी बताया था। अब रिटेल ट्रेड के दो पार्ट होते हैं, ये चीज़ें नहीं है, ठीक है, ये सेकेंड चैप्टर में नया चीज़ है। रिटेल ट्रेड में भी दो टाइप के रिटेलर्स होते हैं। सबसे पहला आइटिनरेंट, आइटिनरेंट का मीनिंग लिख लो आप। आइटिनरेंट का मतलब होता है वो इंसान जो जगह जगह ट्रैवल करता है, ही ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, तो वो टेक्स्ट बुक के बाजू में लिखना होता है। ऐसे रिटेलर्स जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं सामान बेचने के लिए। और जो फिक्स्ड शॉप ट्रेलर है, उनका फिक्स दुकान होता है जहाँ पे वो बैठ के सामान बेचते हैं। अच्छा, तो ये नीचे इन लोग ने दिया हुआ है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले रिटेलर्स कौन कौन होते हैं। हॉकर्स, पेडलर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, चीप जैक्स एंड मार्केट ट्रेडर्स, इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। फिक्स शॉप वाले में भी दो पार्ट होता है, एक होता है स्मॉल स्केल रिटेलर जो छोटे एरियाज में या छोटे लेवल पे बेचता है। सेकेंड इज लार्ज स्केल रिटेलर जो बड़े लेवल पे बेचते हैं। स्मॉल स्केल में आता है जनरल स्टोर्स, अपने किराने का दुकान, सेकेंड हैंड शॉप्स जहाँ पे चोर बाजार बोल लो, जहाँ पे यूज्ड आइटम्स बेचे जाते हैं। ऑथोराइज डीलर जिनके पास रजिस्टर है, रजिस्टर्ड नंबर है। स्पेशलिटी शॉप्स है, जैसे कि आप गिफ्ट शॉप ले लो, वहाँ पे सिर्फ गिफ्ट आइटम्स मिलते हैं। फिर ऐसी कोई शॉप्स होती है जहाँ क्लोथ्स मिलते हैं, सिर्फ कपड़े मिलेंगे वैसे। लार्ज स्केल में आते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, जैसे बिग बाजार, सुपरमार्केट ले लो जैसे डी मार्ट, चेन स्टोर्स है। फिर वन प्राइस शॉप है, वन प्राइस पता है वो, आई डोंट नो आप लोग जहाँ मतलब जो भी कोई लेक्चर देख रहा है, बट यो इन मुंबई यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे बोलते हैं ना कि एवरीथिंग एट 99 ऐसे, मतलब हर चीज़ का जो एंड प्राइस है 499 599, तो ये एक वन प्राइस शॉप होता है, इसके अंदर प्राइस फिक्स होता है। फिर होता है मॉल्स, जैसे कोई भी मॉल ले लीजिए बड़ा, फिनिक्स मॉल्स वैसे सब, ठीक है। तो इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं। When the goods and services are purchased or sold within the country, ठीक है, ये चीज़ अंडरलाइन करना, विद इन द कंट्री, इंडिया के अंदर ही अंदर बेचना है और खरीदना है, इट इज़ रिफर्ड एज इंटरनल ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल परचेजिंग गुड्स फ्रॉम डोर सेल्समैन, लोकल शॉप, एग्जीबिशन, रीजनल मार्केट्स, डिपार्टमेंट स्टोर्स और मॉल्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल ट्रेड। मतलब ये इतना तो एग्जाम्पल याद करने की जरूरत भी नहीं है। इंटरनल ट्रेड मतलब इंडिया के अंदर ही अंदर हम सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। when the buyer and seller both are the from same country, मतलब मैं जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ और जो लोग वो गुड्स खरीद रहे हैं वो एक ही कंट्री के होने चाहिए, ठीक है। ट्रेड बिटवीन टू स्टेट्स और टू सिटीज ऑफ द सेम कंट्री ऑल्सो, मतलब ये ना घुमा के वही बात बोल रहे हैं। महाराष्ट्र से राजस्थान, चेन्नई या कोई भी 28 स्टेट में से कहीं भी मेरा गुड्स सेल हो रहा है या बाय कर रहे हैं, तो वो इंटरनल ट्रेड है। As there is a gap between production and consumption, there is a need to have proper channel for distribution. The channel of distribution is very important in internal trade. Usually, the producers are situated in one place, whereas consumers are scattered over wide area. जैसे कि मैं एकदम कुछ अलग ही अतरंगी आइटम बना रही हूँ, तो वो जगह जगह लोग डिमांड तो करेंगे ही, लेकिन एक तो कंज्यूमर्स और इनके बीच में जो बड़ा सा गैप है, तो ये गैप उन्होंने क्या लिखा है, दिस कैन बी शॉर्टेंड बाय द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि इट मेक्स द प्रोडक्ट अवेलेबल एट द राइट टाइम,
at right place and in right quantity to different intermediaries। मतलब अभी प्रॉपर चैनल मतलब क्या होता है, जैसे देखो अगर कोई भी प्रोडक्ट सही समय पे डिलीवर करना है तो वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम सारा सामान कहाँ पे सेव करके रखते हैं, वेयर हाउस में। तो वहाँ से वो सामान राइट टाइम पे पहुँचता है, जैसे डिमांड आएगा हम फटाक से वेयर हाउस से निकाल के दे देंगे, ठीक है। राइट प्लेस पे पहुँचाने की जिम्मेदारी होती है ट्रांसपोर्ट की, कि उसको महाराष्ट्र से कहाँ लेके जाना है तो हम वो ट्रांसपोर्ट अरेंज करेंगे। थर्ड वाला राइट क्वांटिटी, ऑब्वियसली जो एजेंट्स हमने अपॉइंट करके रखे हैं हर इसमें, वो हमको बताएगा कि कितनी क्वांटिटीज की डिमांड है, हम उतना ही मैन्युफैक्चर करेंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से संभाली जा सकती है, ठीक है। अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है, ये वाला जो चीज़ है ना, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही आपको बता दिया था। यहाँ पे तो बस एक रिविजन समझ के आप सुन लो। जैसे सबसे पहले था प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर, जो बोलता है ना क्रिएटर है गुड्स का। जैसे वो गुड्स बनाता है, अगर ये इंसान नहीं होगा ना तो गुड्स ही नहीं होगा, फिर आगे के कोई लोग नहीं होंगे। तो ये लोग है ना रचयिता है गुड्स को, ठीक है। उसके बाद ये लोग गुड्स को कहाँ बेचते हैं पता है, होलसेलर के पास, होलसेलर को बेच देते हैं अपना प्रॉफिट। अभी जैसे ये कॉस्ट है, ठीक है, इनके पास कॉस्ट है, ये इनको तो गुड्स बेचेंगे ना, तो ये कॉस्ट प्लस अपना प्रॉफिट लगा के बेचेंगे होलसेलर को। जब होलसेलर रिटेलर के पास जाएगा, ठीक है ना, जो होलसेलर रिटेलर के पास जाएगा तो होलसेलर का जो सेलिंग प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस होगा, ये दोनों वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा उसके अंदर, समझ रहे हो। और जब रिटेलर यहाँ पे डालेगा तो वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। नहीं समझा, एक एग्जांपल देते हैं। मैन्युफैक्चर एक पेन ले लेते हैं, 10 रुपए का कोई पेन है, मैन्युफैक्चरर ने वो पेन 5 रुपए में बनाया है, ठीक। मैन्युफैक्चरर ने जब होलसेलर को बेचा तो होलसेलर के पास, होलसेलर के लिए जो वो कॉस्ट था वो कितने का हो गया, 7 रुपए का हो गया, ठीक। जब होलसेलर ने वही चीज रिटेलर को बेची तो रिटेलर को वो चीज 9 रुपए में बेची, और जब रिटेलर ने वो चीज कंज्यूमर को बेची तो 10 रुपए में बेची। पता है यहाँ पे, पता है सबने अपना अपना प्रॉफिट लिया, ठीक है। क्योंकि हम एक, और फंसता कौन है पता है, कंज्यूमर, उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, हमको पेन तो चाहिए, है कि नहीं, तो 10 रुपए लो या 20 रुपए लो, वी आर गोना टेक इट, राइट। इसमें कंज्यूमर के सिर पे सारा भार आ जाता है, बाकी लोग अपना अपना प्रॉफिट ले लेते हैं। सेकेंड इज टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड कितने टाइप का होता है, होलसेलर और रिटेलर, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले व्हेन द गुड्स, होलसेल ट्रेड, व्हेन द गुड्स आर परचेज। अब है ना, इसमें कुछ क्वालिटीज मैं आपको मार्क करा के रखती हूँ। सबसे पहले गुड्स आर परचेज इन लार्ज क्वांटिटीज, मतलब बल्क में लिया जाता है, ऐसा एक दो यूनिट नहीं। और मैन्युफैक्चरर से लिया जाता है, जो कि हमने ऊपर वाले चैनल पे देखा है, ठीक है। सो उसको होलसेल ट्रेड बोलते हैं। व्हेन द पर्सन इज एंगेज्ड इन होलसेल ट्रेड इट इज नोन एज होलसेलर, ठीक है। Wholesaler buys goods from manufacturers and sells it to retailers, and so the wholesaler is buyer as well as seller। समझ रहे हो ये सेंटेंस का मतलब क्या है। जब होलसेलर मैन्युफैक्चरर से गुड खरीद रहा है तो वो बायर है, और जब वही गुड्स वो रिटेलर को बेचेगा तो वो सेलर बन जाएगा। तो वो दोनों का किरदार निभा सकता है, डबल रोल है इसका, ठीक है। द होलसेलर may perform different functions in the process of distribution of services and goods. It enables the producer to reach consumers। मतलब मैंने आपको जैसे बताया, मैं बार बार आपको ये चीज़ बोलूँगी, इसको बोर मत समझना, बट इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको ये चीज़ें याद होगी अगर आप बार बार सुनोगे तो अगर मैंने कोई चीज़ बनाई है तो मुझे दूसरों तक पहुंचाना है वो चीज़ों को, तो मुझे बीच में एक दो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो मेरी चीज़ों का एडवर्टीजमेंट करेंगे, जो उसको बेचेंगे अपने तरफ से, राइट, ठीक है। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ये बड़े महान लोगों ने, फिलिप कॉटलर एंड इवलिन थॉमस, महान लोगों ने होलसेलिंग का, होलसेलर के लिए डेफिनेशन लिखा है। नथिंग डिफरेंट, सिर्फ इनकी लैंग्वेज अलग है, तो पढ़ लेते हैं। Wholesaling includes all the activity involved in selling of goods and services to those who buy for resale or businesses, resale or businesses, ठीक है। तो होलसेलिंग ऐसी एक्टिविटी है जो गुड्स खरीदते या बेचते हैं, उसको दोबारा बेचने के लिए, जैसे होलसेलर गुड्स खरीदता है रिटेलर को देने के लिए, और या फिर खुद के यूज के लिए, या फिर वो खुद डायरेक्टली बेचता है या फिर रिटेलर को बेच देता है। सेकेंड वाले ने क्या बोला है, अ ट्रू होलसेलर इज हिमसेल्फ नीदर अ मैन्युफैक्चरर
नॉर अ रिटेलर बट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन टू। समझ लो, प्रोड्यूसर है, रिटेल है, इन दोनों के बीच का जो लिंक है, जो गुड्स यहाँ से यहाँ जाती है, जो बीच का जो लिंक है वो होलसेलर है। वो ना तो प्रोड्यूसर है, ना वो गुड्स बनाता है, ना वो कंज्यूमर्स को बेचता है। बस वो एक बीच का लिंक है जो प्रोड्यूसर और रिटेलर को जॉइन करता है। एक फीचर्स, अभी इसका इन डिटेल देखो, फीचर्स नहीं दिया हुआ है। फीचर्स पढ़ लेते हैं, एक लाइन में क्या है। गुड्स परचेजेस इन लार्ज क्वांटिटीज, ठीक। Wholesaler has to take a risk in process. It takes risk in the process of distribution. कैसा रिस्क? अब होलसेलर ने तो मैन्युफैक्चरर से वो गुड्स खरीद लिए, ठीक। अब जब वो गुड्स खरीद लिए तो उसको मालूम नहीं है कि वो गुड्स फर्दर प्रोसेस होंगे कि नहीं, फर्दर कोई रिटेलर उसके आके खरीदेगा कि नहीं। तो ये बड़ा रिस्क ले लेता है लार्ज क्वांटिटीज में परचेज करके। The second is wholesaler deals with one or few types of wood. With one or few types, obviously. आप जैसे सूरत में जाओगे तो सूरत में सारी मार्केट है, क्लोथिंग मार्केट है, तो ये जो वहाँ के जो होलसेलर होंगे वो सिर्फ कपड़ा ही बेचेंगे। अगर आप वहाँ पे जाके उनसे बर्तन मांगोगे या ऐसा कुछ चीज़ मांगोगे तो वो आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो द लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि गुड्स ही लार्ज क्वांटिटीज में खरीदे तो लार्ज कैपिटल तो चाहिए, बिना पैसे के तो कोई नहीं देगा। The wholesaler maintains price stability by balancing the supply and demand factors. Maintains price stability. मतलब क्या होता है कि होलसेलर देखता है कि मैंने यहाँ से अगर 5 रुपए में 7 रुपए में गुड्स लिए हैं, ठीक है, तो मुझे कितने में आगे बेचना है। तो वो एक डिमांड, एक बैलेंस बना के रखता है कि ताकि अभी समझ लो कि अगर होलसेलर है, ठीक है, उसने 5 रुपए का सामान 10 रुपए में लिया और आगे वाले को 20 रुपए लगा दिया, तो उससे क्या होगा, पता है, आगे वाला 20 में अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और उससे सामान महंगा हो जाएगा। तो होलसेलर याद करके अपना जो बैलेंस बनाए रखता है सप्लाई एंड डिमांड में, और प्राइस वैसा ही फिक्स करता है जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। The manufacturer can get a direct information about the market through wholesaler। मतलब मैंने अभी होलसेलर क्या करता है, पता है, वो मार्केट की भी खबर रखता है कि पब्लिक क्या चीज़ डिमांड कर रही है, ठीक है, लोगों को क्या चीज़ चाहिए, लोगों की फैशन टेस्ट क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें वो मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाता है। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके उसको पता चल जाएगा कि लोगों को यार आजकल मंकी वॉश जीन्स नहीं चाहिए, उनको वो फटी हुई जीन्स को क्या हम बोलते हैं, उनको वो फटी हुई जीन्स चाहिए जो बीच बीच में से। तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, वैसी जीन्स प्रोड्यूस करेगा, राइट। उसके बाद आता है होलसेलर। होलसेलर सेल्स द गुड्स टू रिटेलर एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जब रिटेलर बोलेगा कि भाई मुझे 100 यूनिट्स ही चाहिए इस चीज़ के, तो होलसेलर उसको 100 यूनिट्स ही देगा, ज़बरदस्ती का 200 नहीं थमाएगा। होता है होलसेलर परफॉर्म्स द मार्केटिंग फंक्शन लाइक असेंबलिंग, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, क्रिएटिंग, पैकिंग, एडवर्टाइजिंग एंड फाइनेंसिंग। अभी ये सारे कैसे बोलोगे, होलसेलर है, कोई सामान जोड़ के बेचता है। जैसे कंप्यूटर, अभी जैसे कंप्यूटर की बात लेते हैं, जो होलसेलर है वो डेस्कटॉप्स होलसेल में खरीदता है, कीबोर्ड्स होलसेल में खरीदता है, माउस होलसेल में खरीदता है, मतलब लार्ज क्वांटिटीज में। अब उसके पास अगर कोई क्लाइंट आता है या रिटेलर को बेचना है तो वो क्या करता है, इन सारी चीज़ों को असेंबल करके एक पूरा सेटअप बना के बेचता है, ठीक है। वेयर हाउसिंग इसीलिए कि लार्ज क्वांटिटीज है तो वो स्टोर तो करना पड़ेगा ना कहीं, इसीलिए वेयर हाउसिंग। थर्ड इज ट्रांसपोर्टिंग। जब रिटेलर को बेचना है, जो रिटेलर अलग अलग जगह पे है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग काम आता है। फिर ग्रेडिंग है, गुड्स कौन से क्वालिटी के हैं, अच्छे बुरे, वो सारे ग्रेडिंग चीज़ें वो करता है। उसकी पैकिंग होलसेलर करता है, उसको एडवर्टाइज होलसेलर करता है ताकि रिटेलर्स उसके पास आके वो सामान खरीदें, और पैसा भी वही लगाता है खरीदने के लिए, राइट। अब सर्विसेज ऑफ होलसेलर मतलब वैल्यूएबल सर्विसेज देता है, जैसे कि लार्ज परचेज, वही चीज़ हो गई है। स्टोरेज, जैसे कि ओन स्टोरेज फैसिलिटी जहाँ पे वो सारा लार्ज क्वांटिटी वाला आइटम रखता है। फिर है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, यूजेज हिज ओन ट्रांसपोर्टेशन टू डिलीवर द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अब जहाँ से प्रोड्यूस हुआ है गुड्स वहाँ से डिलीवर करने के लिए खुद का ट्रांसपोर्टेशन यूज करता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब एक होलसेलर है ना, ही पेज द अमाउंट इन एडवांस। मतलब उसको अभी जैसे प्रोड्यूसर है, समझ लो कि मैं, ठीक है, मुझे किसी होलसेलर ने बोला कि आपको मुझे है ना 1 लाख जीन्स चाहिए, ठीक है। तो समझ लो कि मैंने 1 लाख जीन्स बनाई और कल को होलसेलर आके मुकर गया
कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था, तो भाई मेरा तो प्रॉब्लम हो गया, मेरी तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी क्योंकि मैंने जीन्स मैन्युफैक्चर कर दिए, वो भी कस्टमाइज, तो अब उसको खरीदेगा कौन? इसीलिए मैं क्या करूंगी, फॉर सेफ्टी पर्पज में बोलूंगी कि 1 लाख जीन्स का जो प्राइस है वो है 5 लाख रुपए, तो मुझे 2.5 लाख अभी दे दो और 2.5 लाख बाद में दे देना। उससे क्या होगा कि मुझे 50% अमाउंट सिक्योर है, समझ रहे हो? तो दे हैव टू पे द अमाउंट इन एडवांस। फिफ्थ वन इज प्रोवाइड द मार्केट इन्फॉर्मेशन, मैन्युफैक्चर कैन गेट द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। अच्छा ये सारी चीजें वही है जो हमने ऊपर पढ़ी है, ठीक है। रिस्क बेरिंग मतलब क्या है? होलसेलर टेक्स द रिस्क इन बिजनेस द फाइनेंसिंग एंड स्टोरिंग। मतलब समझ रहे हो क्या होता है कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है। अब मैंने रिस्क मैंने रिस्क कैसे लिया? सबसे पहले प्रोड्यूसर ने तो अपना काम कर दिया बना के, ठीक है। मैंने एडवांस में उसको पैसे भी दिए और वो सारी लार्ज क्वांटिटी में स्टोर की। अब समझो कल को कोई भी रिटेलर अगर मुझसे सामान लेने नहीं आया तो वो सारी चीजें मेरे सिर पे आ गई, तो वो बड़ा ही रिस्क है ना। तो होलसेलर टेक्स दैट रिस्क, क्योंकि एक बार रिटेलर के पास चला गया ना तो सामान बिकना ही है, कंज्यूमर्स आर गोना टेक इट, बट होलसेलर के पास वो रिस्क है। मार्केटिंग फंक्शंस है जैसे कि वो जैसे हमने बात किया था ऊपर, वही चीज़ें इन डिटेल बताइए, ठीक है। फिर है सर्विस टू रिटेलर्स। ये क्या है? सर्विस टू, अब होलसेलर रिटेलर्स को क्या क्या सर्विस देते हैं? सबसे पहला है स्टॉक ऑफ गुड्स, मतलब होलसेलर के पास ऑलरेडी एक लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स है और रिटेलर को वो आराम से मिल सकता है जैसे डिमांड आएगा। सपोज मैं बार बार क्लोथ्स का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि क्लोथ्स एक ऐसा चीज़ है ना जो फैशन में चेंज आते रहता है, मतलब आए दिन नया फैशन होता है, राइट। तो ये है कि रिटेलर्स को जब डिमांड आएगी कंज्यूमर से, दे कैन टेक इट फ्रॉम दी होलसेलर। सेकेंड इज रेगुलर सप्लाई, मतलब होलसेलर के पास भाई हर चीज एकदम बल्क में स्टोर्ड है, मतलब जैसे डिमांड आएगा देना ही देना है, सो देयर इज ऑलवेज अ रेगुलर सप्लाई, ठीक है। द होलसेलर assures a regular supply of goods to retailers and therefore retailers are free from storing goods. Retailers can supply goods to consumer as and when required by them, okay. Third one is risk bearing. The wholesaler bears the risk of price and market fluctuation, the large stock of goods and therefore the retailers are facing risk. अब इस मामले में मैं आपको बताऊँ, मार्केट फ्लक्चुएशन के मामले में अगर हम अच्छे से बात करें तो गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में भी तो कोई ऐसा होगा जो मैन्युफैक्चर करता है गोल्ड को, और कोई ऐसा होगा जो होलसेल में खरीदता है गोल्ड को। अब जो सोने का भाव है ना वो आपको पता है इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर समझ लो कि कोई प्रोड्यूसर है, मैंने उससे बहुत सारा सोना खरीद के रखा है, गोल्ड खरीद के रखा है, जिसका प्राइस आज के डेट में 40,000 है जब मैंने खरीदा, ठीक है। तो 40,000 के हिसाब से अगर अगर एक समझ लो 10 ग्राम मतलब 1 तोला सोने का प्राइस इज 40,000 एज ऑन टुडे, मैंने प्रोड्यूसर से वो 40,000 में खरीद लिया। कल को जब रिटेलर मेरे पास खरीदने आएगा और गोल्ड का भाव हो गया 35, मतलब 5,000 कम हो गया, तो मुझे तो रिटेलर को 35,000 में ही बेचना पड़ेगा, तो मुझे क्या हो गया, 5,000 का लॉस हो गया, राइट। तो ये रिस्क भी मेरे सिर पे आया एज एन होलसेलर। तो मार्केट फ्लक्चुएशन है या गुड्स मेरे पास काफ़ी सारे तो मुझे बेचना ही है, राइट। तो ये रिस्क भी अगर हाँ कल को 45,000 का तो वो 5,000 का प्रॉफिट भी मेरा ही है, बट रिस्क भी तो है ही ना कि अगर दाम कम हो गया तो। फोर्थ इज अ फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। व्हेन द होलसेलर प्रोवाइड्स अ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय अ क्रेडिट फैसिलिटी count, each support increases the effect of working capital of retailer. Working capital क्यों? मैं बताती हूँ। वर्किंग कैपिटल क्या होता है ना कि रोजमर्रे की जिंदगी में आपके बिजनेस में कितना पैसा लिक्विड है, कितना पैसा आपके पास ऑन द स्पॉट अवेलेबल है पे करने के लिए। तो होलसेलर क्या करता है, एडवांस पेमेंट कर देता है प्रोड्यूसर को और यहाँ पे रिटेलर को क्रेडिट फैसिलिटी देता है कि ठीक है तुमने इतना माल लिया तो मुझे 30 दिन के अंदर अंदर पैसे दे देना। तो रिटेलर क्या करेगा, वो 29 डेज तक वो पैसा अपने बिजनेस के लिए यूज करेगा, 30th डे पे आके मुझे दे देगा, समझ लो। तो उसमें होलसेलर का जो वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक होता है, रिटेलर तो मजे मजे की लाइफ जी रहे हैं,
मुझे यहाँ पे एडवांस पेमेंट देना है और यहाँ से पैसा लेट आ रहा है, समझ रहे हैं? तो वो रिस्क होता है। मार्केट इन्फॉर्मेशन है, तो होलसेलर क्या करता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेता है मार्केट कंडीशंस के बारे में, दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में, और कोई नया प्रोडक्ट है, कोई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आया है, कोई नया स्कीम है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे, और ये सारी चीज़ें रिटेलर को देता है। जैसे कि हमने कभी कभी देखा है ना कि बाय वन गेट वन फ्री या बाय टू गेट वन फ्री, ऐसे सारे ऑफर्स वो रिटेलर्स को देते हैं। Their sales promotion. The wholesaler does the advertisement and also the promotion of goods which can help retailers to increase the sales, right? इसके बाद आता है, वो फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है रिटेल ट्रेड, मतलब रिटेलर्स के बारे में। When the goods are sold relatively in small quantity to ultimate consumer, relatively small quantity, वहाँ पे large quantity था। स्मॉल क्वांटिटी टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, मतलब मेरे और आप जैसे नॉर्मल आम आदमी, ठीक है। When a wholesaler or distributors are the dealer is known as retail trade. The person who is engaged in retail trade is known as retailer. Okay? In market, there is an existence of some sellers who are doing business at local level or within the limited area. Such sellers are providing goods directly to ultimate consumers at reasonable price. मतलब ये रिटेलर्स वही हैं जो हमारे और आपके एरिया में छोटे बड़े दुकान खोल के बैठे हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अल्टीमेट कंज्यूमर्स को रीजनेबल प्राइसेस बोला जाता है, उसमें प्रॉफिट ऐड करके ये लोग हमको बेचते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वालों ने डेफिनेशन दिया है कि रिटेल इज अ सेल ऑफ गुड्स टू अ पब्लिक। So, retailer is a sale of goods to the public in relatively small quantities for the use and the consumption rather than for resale. अभी हम दुकान से अगर टूथपेस्ट खरीद के लाते हैं तो उसको किसी और को बेचते हैं नहीं। We buy that good for the personal use, खुद के यूज के लिए खरीदते हैं, रीसेल के लिए नहीं खरीदते हैं। तो देखो, अगर कोई ऐसा इंसान है जो गुड्स खरीद रहा है और उसको वापस बेचने के लिए खरीद रहा है तो वो कस्टमर होता है। However, कंज्यूमर वो इंसान होता है जो गुड्स खरीदता है खुद के बेनिफिट, खुद के यूज के लिए। According to William Stanton, the retail trade includes all the activities directly related to the sale of goods and services to the ultimate consumer for personal and non-business use. Non-business use मतलब पर्सनल यूज ही होता है, और पर्सनल यूज का मतलब भी पर्सनल यूज ही होता है, ठीक है। इसके बाद है फीचर्स ऑफ रिटेल। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि रिटेलर्स का क्या क्या फीचर्स होता है। द रिटेलर इज अ लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड द कंज्यूमर, ठीक है। वो चार्ट एकदम दिमाग में फिट करके रखना। प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड अ कंज्यूमर, ठीक है। तो रिटेलर आता है, उसके आजू बाजू में कौन होता है, एक होलसेलर और एक होता है कंज्यूमर। ही ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट, ये एक फीचर ही है। मैंने बोला ना, आपके और मेरे एरिया में जो दुकान है वो रिटेलर्स हैं, राइट। So he deals in variety of goods by investing a limited capital. Limited क्यों है पता है, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वांटिटी में सामान खरीदता है, अनलाइक होलसेलर जो लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है तो आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ता है। So there is high investment of capital, बट यहाँ पे कितना लिमिटेड है। He establishes good relation with consumers, ठीक है। तो ही अंडरटेक्स लेस रिस्क देन होलसेलर, क्यों पता है, क्योंकि देखो होलसेलर ने तो बल्क में खरीद के रख लिया, ठीक है। पर रिटेलर होलसेलर से सिर्फ उतना ही खरीदता है जितना उसे कंज्यूमर में डिमांड आए। आपने कभी कभी देखा है, पता है, आप कभी कभी अपने आसपास के शॉप में जाते हो और आप मुझे बोलते हो कि अरे मुझे 11th स्टैंडर्ड की ये टेक्स्ट बुक चाहिए या ये टेक्स्ट बुक चाहिए, या कोई ऐसे टाइप की पेंसिल चाहिए, कोई ये गिफ्ट आइटम चाहिए, और वो अवेलेबल नहीं होता है। तो दुकान वाला आपको क्या बोलता है कि 2 दिन बाद आना, हम आपको दे देंगे। तो वो 2 दिन में क्या करता है पता है, वो होलसेलर के पास जाके बोलता है, मतलब वो दो जितना आपको क्वांटिटी चाहिए वो उतना मंगा लेता है। तो उसमें कोई क्या है, रिस्क नहीं है रिटेलर के पास, राइट। He tries to satisfy the demand of different consumers but does not hold a large quantity of goods. मतलब कभी भी वो बल्क में चीज़ें नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं रखेगा जो जल्दी बिकती नहीं। जब आप उसको बोलोगे कि मुझे 10 ऐसे टाइप की पेंसिल्स चाहिए, तो वो 10 पेंसिल्स मंगा के रख लेगा, पर आपको 2 दिन बाद मिलेगी वो चीज़।
तो इसके फीचर्स में क्या बताया कि अभी वो हमने पढ़ा ली, इज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर, ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट, डील्स इन वेराइटी ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। ये पार्ट पे होलसेल ट्रेड में क्या था कि वो एक ही टाइप के गुड्स में डील करता है, पर रिटेलर क्या है, वो बहुत सारे गुड्स के थोड़े 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 क्वांटिटी अपनी दुकान में रखेगा ताकि कंज्यूमर जब उसके शॉप में आए तो वो निराश होकर वापस नहीं जाए। The investment requirement is limited and there is less risk of profit as well. अब रिटेलर होलसेलर को क्या सर्विसेज देते हैं? सबसे पहले कनेक्टिंग लिंक, होलसेलर डायरेक्टली लोगों तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए रिटेलर उसको पहुंचाते हैं। हेल्थ टू डिस्ट्रीब्यूट, रिटेलर अभी मैंने लाख जीन्स खरीद के रख लिए, 1 लाख जीन्स है। तो दुनिया भर के जो रिटेलर्स हैं, कोई यहाँ का, कोई इस एरिया का, कोई इस एरिया का, वो लोग सब मुझे 10 जीन्स लेके जाएंगे और उसको बेचेंगे। तो वो क्या करता है, क्विकली डिस्ट्रीब्यूट्स द गुड्स। जो मेरे पास गुड्स इतनी सारी पड़ी है वो फटाफट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। एंड इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ पेरिशेबल। पेरिशेबल वो गुड्स होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। मिल्क के पीछे आप देखोगे तो 2 दिन का एक्सपायरी डेट होता है, और 2 दिन बाद दूध का दही बन जाता है अंदर ही अंदर, ठीक है। फ्रूट्स है जो सड़ जाते हैं, वेजिटेबल्स है जो सड़ जाते हैं, पल्सेस है जो सड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को क्विकली बिकवाना बहुत ज़रूरी होता है। इन दैट केस रिटेलर सुपरमैन बन के आते हैं और रेस्क्यू के लिए हमारा फटाफट वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं। The third one is marketing. If the wholesaler is unable to carry out marketing function, retailers conduct them. ठीक है, sometimes he handles transportation on his own, sometimes he tries to solve the shortage problem or advertises for better sales. मतलब होलसेलर कभी कभी क्या करते हैं, अ, अगर होलसेलर कभी कभी क्या है कि अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाते गुड्स का, तो रिटेलर उनकी मदद करते हैं, खुद एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। रिटेलर बताएगा कि भाई इतना डिमांड है, जैसे कि अगर अभी जैसे कोरोना वाला चीज़ चल रहा है तो N95 मास्क का बहुत डिमांड है, तो कंज्यूमर्स रिटेलर्स के पास आएंगे और बोलेंगे हमको N95 मास्क दो। तो रिटेलर क्या करेगा, होलसेलर को बोलेगा कि भाई ये नॉर्मल मास्क का डिमांड तो इतना ही है, बट N95 का इतना डिमांड आ रहा है। तो होलसेलर क्या करेगा, डिपेंडिंग अपॉन हिज इंफॉर्मेशन N95 मास्क खरीदेगा लार्ज क्वान्टिटीज में, ठीक है। फिफ्थ वाला इज अट्रैक्ट कंज्यूमर्स। अब रिटेलर होलसेलर को कैसे मदद कर रहे हैं? रिटेलर, आप जैसे कभी आप किसी शॉप पे, अगर आप मेकअप वाले शॉप में जाओगे, लड़कियों को मालूम होगा और लड़कों को भी, अगर कोई ऐसे शॉप पे जाओ, ठीक है, तो अगर आप मुझे बोलते हो कि यार मुझे ये वाला सामान दो, जैसे अगर मैं एग्जांपल पे ले लूँ तो एक मेकअप का प्रोडक्ट तो सबको समझ में नहीं लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वॉच, ठीक है, घड़ी तो हम सब पहनते हैं। तो अगर मैं घड़ी खरीदने जाती हूँ किसी दुकान में, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का, तो वो दुकान वाला पता है तुमको ट्राई करता है बोलने का कि अरे मैडम ये 2000 का घड़ी है, बट ये सेम फीचर्स है ना ये वाली घड़ी में भी है और ये 1800 का ही है। समझो, तो ही इज एडवर्टाइजिंग दोज प्रोडक्ट्स और वो उसका डिमांड क्रिएट कर रहा था कि लोग उस तरफ भी ध्यान दे जिसको सस्ते में अच्छा चाहिए होता है, समझो। एंड देन सिक्स दे क्रिएट डिमांड थ्रू द पर्सनल सेल्समैनशिप। पर्सनल क्यों? क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे जो एरिया में शॉपकीपर्स हैं, वो तो हमको, अगर हम बचपन से उनको जानते हैं और बार बार एक ही दुकान से सामान ले रहे हैं, तो वी गेट दैट बॉन्ड कनेक्टेड, हमारा जो कनेक्शन हो जाता है। सो दे अट्रैक्ट कंज्यूमर्स अटेंशन। एंड अगर कोई नया गुड्स है जो नया मार्केट में आया है, जैसे आप अगर कोई हुडी या कोई टी शर्ट लेने जा रहे हैं मार्केट में, तो वो दुकान वाले आपको नया नया वैरायटी दिखाएंगे कि अरे ये हुडी ले रही है तो इस पे ये कलर का भी आया है, इसके ऊपर ये प्रिंटेड है, समझ लो। दे विल अट्रैक्ट योर अटेंशन कि नया चीज़ क्या आया है मार्केट में। तो ये चीज़ क्या करती है, अगर मैंने सबको अभी इसका एक एकदम जीता जागता एग्जांपल दूँ तो सलमान खान ने जब बीइंग ह्यूमन चालू किया था और उसने वो टी शर्ट पहनना चालू किया जिसके ऊपर बीइंग ह्यूमन लिखा हुआ है, उसके बाद से ये डिमांड कितनी बढ़ गई है कि अब तो लोग हर कोई वो टी शर्ट पहन के पहनना चाहता है। तो पता नहीं किस लिए, बट सेलिब्रिटी को देख के वो डिमांड क्रिएट हो गई है मार्केट में कि अब बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट चाहिए। तो होलसेलर क्या करता होगा, वो टी शर्ट परचेज करेगा बल्क में जिसमें बीइंग ह्यूमन है, या वैसा प्रोड्यूसर से प्रोड्यूस करवाएगा टी शर्ट।
अब रिटेलर कंज्यूमर्स को क्या क्या बेनिफिट देते हैं, सर्विस देते हैं। सबसे पहले तो रेगुलर सप्लाई गुड्स। आप किसी भी दुकान वाले के पास जाओगे तो कोई भी दुकान वाला आपको ना नहीं बोलेगा कभी। वो आपको बोलेगा कि 2 दिन बाद आके लेके जाना। तो वो 2 दिन में क्या करेगा पता है, फटाफट आपका सामान ला के देगा। ही विल नेवर टेल यू नो कि मेरी दुकान में वो सामान नहीं है। ही विल टेल यू कि 2 दिन बाद आके लेके जाना। सेकेंड इज लोकल कन्वीनियंस। जब हम लोकल कन्वीनियंस की बात करते हैं तो क्यों बोल रहे हैं लोकल कन्वीनियंस, कि अगर आपको मम्मी ने बोला कि जाके धनिया लेकर आओ या खुद के लिए पेन खरीदना है, तो आपको 1-2 किलोमीटर दूर चल के जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ लो, आप बिल्डिंग के नीचे उतरे, आपके आसपास कहीं ना कहीं स्टेशनरी शॉप होगा, भाजी वाला होगा, दूध वाला होगा, हर कोई ऐसे रिटेलर्स आपके आसपास लोकेलिटी में ही होते हैं। तो एक लोकल कन्वीनियंस होता है, आपको इतना दूर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड इज होम डिलीवरी। अच्छा, अगर मैनी रिटेलर्स प्रोवाइड होम डिलीवरी, पर कुछ लोग नहीं भी करते हैं। तो नॉमिनल कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉर्मली फ्री ऑफ कॉस्ट के होते हैं। तो इससे क्या होता है ना, जैसे कि अगर आप किसी किराने की दुकान में गए, आपने उनका बहुत समझ लीजिए 20 किलो गेहूँ लिया है, ठीक है। तो वो आपको क्या करेंगे पता है, कुछ ऐसे 5-10 रुपए एक्स्ट्रा लेके या फिर फ्री में आपके घर तक वो सामान पहुंचाएंगे। तो उससे क्या हो सकता है, आपको भी ऐसा लगेगा कि यार कितना मदद कर दिया और दुकान वाले ने हमें, मतलब इतना 20 किलो खुद उठा के लेके जाने से अच्छा दे आर हेल्पिंग अस आउट। तो इससे क्या होगा, हमारा रिलेशनशिप इंप्रूव होगा। What is variety of goods? Variety of goods मतलब many retailers keep variety of goods. This offers the consumers for proper selection of required quantity of their choice. मतलब अगर आप किसी आसपास के रिटेलर में, इसमें किराने की दुकान में, मैं किराने का इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये दुकान है ना, इकलौता दुकान है जिसकी ज़रूरत उनको रोज़ पड़ती है। तो अगर आप किराने की दुकान में जाते हो तो आपको चावल, गेहूँ से लेके साबुन, शैम्पू से लेके बिस्किट्स, वेफर्स, ड्राई फ्रूट्स, हर चीज़ आपको एक ही दुकान में मिल जाती है। समझ लो। अब ये रिटेलर क्या करता है पता है, जो ड्राई फ्रूट्स का होलसेलर है ना, उससे ड्राई फ्रूट्स ले लेगा। जो साबुन बेच रहा है उससे साबुन ले लेगा। ऐसे हर होलसेलर से कुछ ना कुछ आइटम्स क्वांटिटी कलेक्ट करके वो अपना दुकान खड़ा करता है। तो क्या होता है ना कि कंज्यूमर जब उनके दुकान में एंटर करेगा तो दे विल बी अवेलेबल विद वैरायटी ऑफ गुड्स। मैं एक दुकान में जाके सारी चीज़ें खरीद सकती हूँ जो मेरे घर के लिए इम्पोर्टेंट है। Fifth one is credit facilities. Okay, the retailer gives credit facility to the regular customer. अभी समझ लो कि आप है ना किसी स्टेशनरी शॉप में गए जहाँ से आप बचपन से सामान ले रहे हो या हमेशा सामान लेते हो। तो अगर आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और आपके पास पेन खत्म हो गई है या बुक खत्म हो गया है एंड यू डोंट हैव मनी, पर आपको कॉलेज लेके जाना है या स्कूल लेके जाना है या जैसे भी, तो अगर आप वो स्टेशनरी वाले अंकल के पास जाओगे और उनको बोलोगे कि मुझे नोटबुक चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो अंकल आपको ना नहीं बोलेंगे क्योंकि आप उनके रेगुलर कस्टमर हो। वो आपको बोलेंगे कि 2 दिन बाद आके दे देना। तो ये एक तरह की क्रेडिट फैसिलिटी होगी ना जो वो अंकल आपको दे रहे हैं, एक भरोसे के ऊपर कि आप 2 दिन बाद आके पैसे दोगे। तो ये क्रेडिट फैसिलिटी सिर्फ रेगुलर कस्टमर्स को मिलती है। ऐसे नहीं कि आप पहली बार गए हो और आप बोलोगे पैसे नहीं है, तो वो आपको ना ही बोल देंगे क्योंकि उनको एक बोलता है ना भरोसा चाहिए। अगर आप बार बार जाते हो तो दे कैन ट्रस्ट यू, which helps the consumer to purchase goods and when they are in need. ज़रूरत के टाइम पे इंसान के पास पैसा नहीं होगा obviously. So it helps many consumers who are in short of money. The credit facility by retailers create the large base of customers for business. तो अगर सपोज एक बार मुझे वो अंकल ने मदद कर दी और बोला कि ठीक है 2 दिन बाद आके पैसे देना, तो मैं क्या करूँगी पता है, मैं और 4 लोगों को बोलूँगी कि अरे ये दुकान वाले ना बहुत अच्छे हैं, मतलब एकदम पोलाइट है और जब भी ज़रूरत होती है तो दे कैन हेल्प, और ऐसे में और 4 लोगों को दूँगी, वो 4 लोग और 10 लोगों को बोलेंगे, समझ रहे हो? तो इससे क्या होगा ना, एक कस्टमर बेस बन जाएगा उस दुकान वाले के लिए। द सिक्स्थ वन इज आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस मतलब क्या, वही होता है डिलीवरी वाला, जैसे कि सम रिटेलर्स डू प्रोवाइड आफ्टर सेल्स। आफ्टर सेल सर्विस क्या होता है पता है, कि आपने प्रोडक्ट्स खरीद लिए, ठीक है, उसके बाद अगर उस प्रोडक्ट्स में कुछ डिफेक्ट्स निकलते हैं तो वो लोग आपको सॉर्ट कर देंगे। अभी ये चीज़ें हैं ना हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आइटम में होती हैं, ठीक है। जैसे कोई ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, जैसे कोई लंबा चलने वाला प्रोडक्ट है, जैसे कि लैपटॉप है, मोबाइल्स हैं, टेलीविजन सेट है, म्यूजिक सिस्टम है, फ्रिज है। नॉर्मली ऐसी चीज़ें जो मेंटेनेंस रिक्वायर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही होती है जो खराब हो जाता है और लंबे टाइम के लिए हम खरीदते हैं। अब समझिए कि आप पता है वारंटी का नाम सुना होगा ना आप लोग ने। जैसे आपने फ्रिज खरीदा तो उसको 2 साल की वारंटी है, मतलब अगले 2 साल में जब भी फ्रिज को कुछ भी होगा तो वो दुकान वाले आपको उसको ठीक करके देंगे या रिप्लेस करके देंगे चीपर रेट।
Such services create confidence in mind of consumers for the purchases. अगर आपने बोलते हैं ना कि अगर मेरा फ्रिज खराब हो गया है और मैं उसको चेंज करवा रही हूँ और आपने अच्छे से चेंज करके दे दिया, तो मैं आगे एकदम टेंशन फ्री रहूंगी आपकी दुकान से खरीदने के लिए। क्यों पता? क्योंकि यार खराब हो जाएगा तो ये लोग सही सलामत चेंज करके दे देंगे। सेवेंथ वन इज इंफॉर्मेशन। अभी रिटेलर्स क्या करते हैं बोला, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होता है जो गुड्स के बारे में, उनके क्वालिटी के बारे में, वैरायटी के बारे में, नया अराइवल है तो वो कंज्यूमर्स को बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे सलमान खान ने जब बीइंग ह्यूमन पहनना चालू किया था तो ये रिटेलर्स ही थे जिन्होंने कंज्यूमर्स को ये आइडिया दिया कि सलमान खान पहन रहे हैं तो इवन वी हैव दैट क्वालिटी ऑफ टी शर्ट जिसके ऊपर बीइंग ह्यूमन लिखा है, या फिर HRX का ब्रांड है उसका कैप मिल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिटेलर ही कंज्यूमर्स को बताते हैं। तो इससे क्या होता है ना, कंज्यूमर के सामने एक अच्छा इमेज बन जाता है। क्या बताएं कि मार्केट में कोई भी नई चीज़ आ रही है ना, वो ये दुकान वाले के पास तो मिलेगी ही मिलेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट रिटेलर, होलसेलर और कंज्यूमर्स को क्या क्या ये देता है, ठीक है। अब इसके बाद है ना, ये हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया रिटेलर्स का। अब टाइप्स ऑफ रिटेलर्स आएगा इसके बाद, वो मैं चाहती हूँ ना कि वो हम एक ही वीडियो में साथ में करें, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और आई होप आप लोग इसको डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, एक एक घंटा देख के। डोंट टेक द सब्जेक्ट लाइटली, यू हैव टू स्टडी एंड क्लियर योर बेस, ओके। थैंक यू।